नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर से, जहां से दिल दहलाने वाली खबर आई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ का यह मामला है, जहां 2 दिन पहले ट्यूशन पढ़ने के लिए गई 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप का आरोप लड़की के साथ ट्यूशन पढ़ने वाले एक लड़के और उसके 3 साथियों पर है। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि गैंगरेप के बाद लड़की को जहर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में गैंगरेप और हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर के मुताबिक लड़की गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे ट्यूशन के लिए घर से निकली और शाम 5:15 बजे घर लौटकर अपने माता पिता को घटना और जहर खाने की बात बताई, जिसके बाद पीड़ित लड़की को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी समेत एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का यह भी कहना है कि पीड़ित लड़की के घर से एक सुसाइड नोट भी मिला है और वो मामले की जांच कर रही है। एक लड़की के साथ दुष्कर्म की तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। घटनास्थल का मौका मुआयना कर लिया गया है। लड़की के घर से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मुख्य रूप से लखन नामक एक व्यक्ति का जिक्र है और उसके साथियों का जिक्र है। इसके आधार पर जो मुख्य अभियुक्त है लखन पुत्र संजय, इसकी गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित कर ली गई है। प्रकाश में आए दूसरे अभियुक्त विकास पुत्र बलवंत उर्फ बुल्ली की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। ये जो मुख्य अभियुक्त लखन है, ये उसी जगह पे ट्यूशन पढ़ता था जहां पे मृतका ट्यूशन पढ़ा करती थी। विवेचना प्रचलित है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा का मुद्दा उठता रहा है। वहीं अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां हापुड़ में एक शख्स ने आरोप लगाया कि उसकी बहन को उसके साले ने गैंगरेप के बाद मार डाला है। इसमें उसकी बीवी भी शामिल थी। उसकी शिकायत पर उसकी बीवी, साले, सास ससुर वगैरह सब पर गैंगरेप और हत्या का केस दर्ज हो गया है। साला लड़की को नोएडा के एक अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में छोड़कर फरार हो गया था। वो 22 तारीख को घर से कॉलेज जाने की बात कह के गई, लेकिन वापस नहीं आई। उसके भाई का कहना है कि उसकी बहन को ढूंढवाने में उसका साला भी शामिल था और उसकी बीवी ने बदनामी का डर दिखाकर पुलिस में रिपोर्ट नहीं करने दी। 4-5 जगह घूमने गया साथ में, और मेरी वाइफ जो थी वो भी मुझे रेगुलर फ़ोन करती रही कि ये थाने में रिपोर्ट मत करना, प्लस उसमें बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दोनों परिवार बेकार हो जाएंगे। तो वो 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में वापस आ जाएगी। घर वालों ने छानबीन की तो पता चला कि लड़की को आखिरी फ़ोन उसके भाई के साले का ही आया था। गांव के प्रधान ने जब लड़की की सहेलियों से पूछा तो उन्होंने भी उससे दोस्ती की बात बताई। तो उन बच्चियों ने बताया कि जी उस लड़के के सिवा वहाँ स्कूल कोई नहीं आता था और वही आता था, वही फ़ोन पर बात करता था। तो उसके बाद मैंने उनको कहा, मृतक के पिता को कि भी लड़का वही है, आप मानो ना मानो, आपको यकीन ना हो, वो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, पूरा परिवार मिल करके। 31 मार्च को नोएडा के एक अस्पताल के बाहर खड़े एक एम्बुलेंस के ड्राइवर ने लड़की के पिता को फ़ोन कर कहा कि 2 लड़कों ने उनकी बेटी का शव हापुड़ ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुक की थी। कह कर गए थे कि एटीएम से पैसा निकालने जा रहे हैं, लेकिन वापस नहीं आए, आप शव ले जाइए। इस पे घर में हंगामा हो गया। सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो लड़की के भाई का साला ही उसे वहां लाता हुआ दिखा। जो कैमरे लगे हुए थे वहाँ पे, उनमें फोटो में बाइक चालक जो और एक बंदा और था कोई, उसके बीच में मेरी सिस्टर को दबा रखा था और इतना फोटो में दिखाई दिया वहाँ पे। घर वालों की तहरीर पे पुलिस ने उस शख्स की बीवी, उसके साले और ससुराल वालों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि लड़की को मुंह दबाकर मारा गया है। पुलिस हत्या की वजह तलाश रही है। आज से बावली थाने पर एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि उसके लड़के की पत्नी तथा उसके लड़के के ससुराल जनों ने उसकी लड़की की दुष्कर्म करके हत्या कर दी है। इस तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया। सारी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। एक अपराध ने रिश्तों को कितना शर्मसार कर दिया। उस बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी जिसकी 15 साल की बेटी इस तरह गैंगरेप के बाद मार दी गई, और उस भाई के दिल पे क्या गुजर रही होगी जिसकी बहन तो चली ही गई, लेकिन इस पूरे कांड में उसकी बीवी के भी शामिल होने का अंदेशा है,
जिसके खिलाफ उसे खुद मुकदमा करना पड़ा। हापुड़ में अदनान के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर राजस्थान से है, जहां अलवर में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के काफिले पर कथित तौर पर हमले की बात सामने आई है। टिकैत किसान रैली से लौट रहे थे और इसी दौरान तातरपुर चौराहे के पास उनके काफिले पर हमला बोला गया। टिकैत के मुताबिक पत्थर मारकर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, पुलिस की पिस्टल छीनने की कोशिश हुई, स्याही फेंकने और काले झंडे दिखाने की भी बात सामने आई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद किसानों ने NH 24 को जाम कर दिया। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, बाकी नामजद लोगों की तलाश जारी है। करीब 30-40 लड़के वहां पे थे। उन्होंने गाड़ी पर डंडे और पत्थर से गाड़ी पर हमला करा और अपने जो लोग थे उनके साथ में भी मारपीट करी। जो अपना गनर थे साथ में उसका पिस्टल पे भी उन्होंने खोसने की कोशिश करी। तो ये पूरी घटना हुई, गाड़ी के शीशे तोड़े गए और मारपीट करी गई। ये घटना वहां पे हुई। हम लोग आगे चले गए थे, फिर लोग वहां पे धरने में बैठे, पुलिस फोर्स आई, उनके खिलाफ लोकल के जो लोग अपने थे उन्होंने उनके खिलाफ तहरीर दी। और MP है वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट, उनके वो लोग थे। और अब बात एक पिता के दर्द की दास्तां आपको हम दिखाने जा रहे हैं। कश्मीर घाटी के निवासी मंजूर अहमद वागे पिछले 8 महीने से अपने बेटे के शव की तलाश कर रहे हैं। पिछले साल 2 अगस्त को इनके बेटे की हत्या आतंकियों ने कर दी थी, लेकिन शव अब तक नहीं मिला है। ऐसे में 56 साल के मंजूर अहमद अपने बेटे को सम्मानजनक विदाई देने के लिए महीनों से जगह जगह जमीन खोदकर शव की तलाश कर रहे हैं। दुख और दर्द से भरी बेटे की तलाश। पिछले 8 महीनों से मंजूर अहमद वगैर रोज जमीन खोदते हैं, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ता है। आज फिर वहीं पहुंचे जहां टेरिटोरियल आर्मी के शाकिर मंजूर के खून लगे कपड़े मिले थे। कहा जाता है कि पिछले साल 2 अगस्त को आतंकवादियों ने शाकिर मंजूर का अपहरण करके उसे मार डाला। वगैर का कहना है कि उनकी भतीजी ने बताया कि उसके सपने में कल शाकिर आया। उसने बताया कि उसका शव वहीं पर है जहां उसके कपड़े मिले थे, लेकिन घंटों की खुदाई के बाद भी कुछ नहीं मिला। हर दिन 8 दिन 10 दिन के बाद हमारा परिवार कोई न कोई सपनों में ख्वाबों में आते हैं कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं नहर के नीचे हूँ, मुझे ठंड लग रहा है। हर किसी रिश्तेदार को जाते हैं, मुझे खाना दे दो, हमें भूख लगी है। जब भी मैं सुनता हूँ मेरे आंखों में आंसू आता है। मैं रात में निकलता है उसको ढूंढने के लिए, ये कहाँ पर है क्या नहीं है। आज तक मैंने 8 महीने से उसका आखिरी रसूमात मुझे करना था। शोपियां के एक सेब बागान से दूसरे सेब बागान में वगैर घूमते रहते हैं। बेटे से जुड़ी कोई भी जानकारी मिलती है या अफवाह सुनते ही वो उस जगह को खोद देते हैं। गांव के लोग भी उनका साथ देते हैं ताकि शव मिलने पर उसे सम्मान से दफनाया जा सके। 56 साल के किसान वगैर का कहना है कि वो अपने बेटे के हत्यारों को पहचानते हैं। उनका कहना है कि कुछ आतंकवादी यातनाएं देकर उससे एक बयान दिलवाना चाहते थे, जिसे उनके बेटे ने मना कर दिया। पुलिस का कहना है कि जिन आतंकवादियों पर हत्या का आरोप है वो मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। इनिशियली टेररिस्ट ने क्लेम किया था कि उसको मार के हम लोग कहीं दफना दिए, और जो टेररिस्ट क्लेम किया था वो इनकाउंटर मारा गया, और उसके कुछ औजारों से हम लोग बात किए, इंट्रोगेट किए थे। अभी तक ऐसा कुछ हम लोग को नहीं मिल पा रहा है कि कहाँ दफनाया। फिर भी हम लोग अपने जो रिकॉर्ड से उससे बात कर रहे हैं। अगर उस तंजीम से आउटफिट से रिलेटेड कोई टेररिस्ट जिंदा मिल जाएगा तो उसको फर्दर इंट्रोगेट करेंगे। उसमें हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, कहीं से उसका सुराग मिल जाए। वगैर इस बात से नाराज हैं कि 8 महीने बाद भी उनके बेटे को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। सरकारी कागजों में वो शव मिलने तक लापता रहेंगे, मृत नहीं। इसलिए उनके परिवार को कोई मुआवजा या वेतन भी नहीं मिल सकता है। मैं गवर्नमेंट को अपील कर रहा हूँ कि मेरे बेटे कश्मीरी होकर उसको शहीद करार क्यों नहीं देते। मैं कहीं भी जाता हूँ बोलते हैं वो मिसिंग है। ये सबको पता है वो मिसिंग नहीं है, उसको मार दिया गया है। शाकिर जिस वक्त लापता हुआ उस वक्त वो अपने परिवार के साथ ईद मनाने के लिए आया था। सैनिक शिविर में लौटते वक्त संदिग्ध आतंकवादियों ने उसका अपहरण कर लिया। पुलिस को अगले दिन उसकी जली हुई कार मिली।
कुछ दिन बाद सेब के एक बागान में उसके खून लगे कपड़े मिले। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप आई जिसमें आतंकवादियों ने इस घटना का जिम्मा लिया था। उन्होंने इसमें कहा था कि वो शाकिर का शव उसके परिवार को नहीं सौंपेंगे, क्योंकि सरकार भी स्थानीय आतंकवादियों के शव उनके परिवार को नहीं सौंपती है। कश्मीर में लापता अफराद की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। पिछले 30 साल के दौरान 8000 से ज़्यादा लोग लापता हो चुके हैं और उनके परिवारों का सिर्फ एक सवाल है कि उन्हें ये बताया जाए कि क्या वो जिंदा है या मुर्दा। अगर मुर्दा तो उनको उनकी कब्रें दिखाई जाए। लेकिन यह पहला वाक़ा है जब एक सर्विंग फौजी को इस तरह अगवा किया गया, फिर उसको लापता किया गया है। और पिछले 8 महीनों के दौरान वगे परिवार ज़मीन खोद कर अपने बेटे की लाश को तलाश कर रहे हैं। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए। और अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने वाले पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा के सुर अचानक से बदल गए हैं। मैसूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि वो और येदियुरप्पा अलग अलग नहीं है। दरअसल ईश्वरप्पा के येदियुरप्पा पर मंत्रालय में कामकाज में हस्तक्षेप का आरोप लगाने के बाद विपक्ष को एक मौका मिल गया। विपक्ष ने नैतिकता के आधार पर दोनों में से एक इस्तीफे की मांग की, जिसके बाद ईश्वरप्पा ने पीछे हटना ही बेहतर समझा। एक दिन पहले तक मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा पर मंत्रालय के कामकाज में हस्तक्षेप का आरोप लगाने वाले पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा शुक्रवार को नरम पड़ गए। उन्होंने कर्नाटक के राज्यपाल से लेकर पार्टी आला कमान तक येदियुरप्पा की लिखित तौर पर शिकायत की थी, लेकिन अब शायद हालात खिलाफ जाते दिखे तो उन्होंने समझौते का रास्ता अपनाना बेहतर समझा। विपक्ष कह रहा है कि या तो येदियुरप्पा इस्तीफा दें या फिर ईश्वरप्पा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि येदियुरप्पा और ईश्वरप्पा अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। जो वैचारिक मतभेद हैं, मैं फिर से दोहराता हूं, ये व्यक्तिगत मामला नहीं है। दरअसल जैसे ही ईश्वरप्पा ने येदियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोला, विपक्ष को मौका मिला और वो मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर अड़ गया। अब एक ही विकल्प है, या तो येदियुरप्पा इस्तीफा दे या ईश्वरप्पा को मंत्रिमंडल से हटाए। एक तरफ विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया तो दूसरी तरफ येदियुरप्पा ने बड़ी तादाद में विधायकों और मंत्रियों को अपने पक्ष में मीडिया के सामने पेश किया। कहते हैं कि शायद अगला कदम ईश्वरप्पा के खिलाफ हस्ताक्षर कैंपेन चलाकर कार्रवाई के लिए पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाने का था। येदियुरप्पा और ईश्वरप्पा दोनों ही शिवमोगा से, कभी दोनों का चोली दामन का साथ होता था, लेकिन अब वक्त और हालात बदल चुके हैं। पिछले एक दशक के दौरान जब कभी भी येदियुरप्पा के खिलाफ बगावत हुई है तो ईश्वरप्पा ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।